वशीकरण और हिप्नोसिस का हिंदी अनुवाद है सम्मोहन। सम्मोहन और वशीकरण में फर्क है। वशीकरण चलो ब्लैक मैजिक और वो आ गया, उसका हिप्नोसिस से कोई लेना अच्छा, ये दोनों अलग चीजें हाँ, हो अलग गई। चीज है। अब हिप्नोटिज्म को लेकर मिथ हुआ मीडिया में मिथ फैलाया गया कि मेरी आंखों में देखो और खो जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पिछले 200 साल की हिप्नोसिस की प्रोफेशनल हिस्ट्री में आज तक ऐसा केस नहीं हुआ कि कोई हिप्नोटाइज होकर उसमें स्टक हो गया। तो आपको बिलीव करने या ना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चाहो ना चाहो, लेकिन दुनिया का हर इंसान रोज सैकड़ों बार हिप्नोटिक स्टेट में डेली जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है। 90% डिजीज हमारे माइंड से पैदा होती है, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। जो चेंजेस आप कॉन्शियसली ला नहीं पा रहे, यानी कि आप लाना चाहते हो और ला नहीं पा रहे, then hypnosis comes into the play. 7 साल की उम्र तक हम 100% सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। उस समय हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड किसी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाकर रिजेक्ट कर सकता है, सबकॉन्शियस के पास वो एडवांटेज नहीं है। हमें पता ही नहीं, ना 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 बोलकर एक बच्चा 14 साल की उम्र तक 73,000 बार ना सुनता है। और ना सुनते सुनते उनके नेगेटिव बिलीफ बनते जाते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन सोचो बिलीफ कितने स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उसको पूरा करने के लिए अपनी सबसे प्यारी सी चीज दे दी। क्या? जान। लाइफ दी अपनी। लाइफ दे दी पूरी। बताओ। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। स्वागत करते हैं मयंक राठी जी का, जो कि माइंड कोच हैं और एक नोन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। सर, स्वागत। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले हिप्नोथेरेपी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है या सिर्फ अभी एक ये ट्रेंडिंग कंसेप्ट है? नहीं, हिप्नोथेरेपी एक एस्टैब्लिश साइंस है। देखो, हिप्नोथेरेपी को होते हुए 200 साल हो गए। हिप्नोसिस की हिस्ट्री होती है ऑस्ट्रिया से। एक इंसान थे फ्रांसिस एंटोन मेस्मर। जो मेस्मरिज्म जो वर्ड है वो एक्चुअली उनके नाम से डिराइव किया गया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में हिप्नोसिस को इजाद किया था। वो हिप्नोसिस के थ्रू लोगों को पहले उसे एनिमल मैग्नेटिज्म कहा जाता था। तो फिर वो हिप्नोसिस को वो अ, लोगों पे यूज़ करते थे हिप्नोटिक एनेस्थीसिया देने में। और धीरे-धीरे फिर उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़े तो हिप्नोसिस पर और सारा रिसर्च हुई। तो फिर वो प्रैक्टिकल यूज़ होने लगे। फिर महान साइकोलॉजिस्ट लाइक जेम्स ब्रेड ने अपना पूरा हिप्नोसिस को लाइफ अपना डिवोट कर दिया। कई बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जैसे जेम्स ब्रेड हुए, मिल्टन एरिक्सन हुए, उन्होंने हिप्नोसिस पर और डीप डीप रिसर्च दी। और आगे बढ़ते फिर रिचर्ड बैंडलर है, जॉन जॉन ग्राइंडर है, वो एक साइकोथेरेपिस्ट थे, फिर हिप्नोथेरेपिस्ट बने, फिर उन्होंने एनएलपी के को-फाउंडर बने। तो फिर बहुत सारे प्रैक्टिस होने के बाद 1953 में, फिर बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लोरोफॉर्म का और मॉर्फिन का जब इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, क्योंकि हिप्नोथेरेपी पहले हिप्नोटिक एनेस्थीसिया देने में बहुत यूज़ होती थी डेंटल सर्जरी में यूएस में, कि किसी को डेंटल सर्जरी में जाना है, दर्द होता था, तो वो हिप्नोसिस के उसे एनेस्थीसिया देता था। लेकिन जब वो मॉर्फिन और वो आए मॉर्फिन और क्लोरोफॉर्म आए, तो उसके बाद हिप्नोसिस का यूज़ कम हुआ। लेकिन धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 1953 में यूएस में बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह उसे एक्सेप्ट किया गया। और अब वहाँ पे यूएस, यूके जैसी कंट्रीज़ में वाइडली प्रैक्टिस होती है, एज़ अ लाइसेंस प्रैक्टिशनिंग होती है हिप्नोसिस की। तो सर, अब जैसे कि अगर कोई भी पर्सन, लेट्स सपोज, उसने हमें कंसेंट नहीं दिया कि हिप्नोसिस करने के लिए, और वो कहीं से गुजर रहा है और किसी ने बोला कि लेट्स सपोज इस पर्सन पे हिप्नोसिस ट्राई करना है, तो क्या ये पॉसिबल है या फिर आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा? नहीं, हिप्नोसिस में आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा। ये सब हिप्नोसिस को लेकर मिथ है। कि आप किसी भी कुछ मिथ देखो, 3-4 मिथ हैं बड़े-बड़े मेजरली, कि कोई भी आप किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज़ कर सकते हो उसकी मर्ज़ी के बगैर। नहीं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे 18 साल हो गए हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते हुए। मैं किसी को भी उसकी मर्ज़ी के बगैर हिप्नोटाइज़ नहीं तो कर इस केस में हम लोग बहुत सारे देखते हैं ना, ऐसे बाबा सबके वो पोस्टर बैनर लगे रहते हैं ना कि वो ऑटो तो इन ये कितना इफेक्ट है? और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहीं ना कहीं इश्तिहार में या एडवर्टाइजमेंट में मूवीज आ ही जाते मूवीज भी हैं। बनी हैं सारी की सारी। अगर हमने भी हुँ, रिसेंट में हुँ। भी एक मूवी अगर देखी होगी तो उसके अंदर ये था कि वो खाने की टेबल पे बैठ के आर माधवन उसको हिप्नोटाइज करके वशीकरण। वशीकरण जो मूवी थी। नहीं, देखो, वो वशीकरण और हिप्नोसिस का हिंदी अनुवाद है सम्मोहन। हम्म। सम्मोहन और वशीकरण में फ़र्क है। वशीकरण चलो ब्लैक मैजिक और वो आ गया। उसका हिप्नोसिस से कोई लेना अच्छा, ये दोनों अलग चीजें हाँ, हो गई अलग हैं। चीज़ है। अब कई लोग वो बोलते हैं कि
कई लोगों ने उसको आया हिप्नोटाइज़ किया, गहने चुरा लिए या वो ले लिए मतलब पैसे ले लिए। वो हिप्नोसिस का काम नहीं है। एक्चुअली वो एक ऐसा पाउडर ब्लो करते हैं, एक गांजा होता है एक पर्टिकुलर टाइप का, उस समय ब्लो करते हैं या टच करते हैं किसी जगहों पर। तो उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर कुछ मिनट्स के लिए हमारे ब्रेन का एक हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, राइट। जहाँ लॉजिक सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उस दौरान वो सारी चीज़ें ले जाते हैं। तो उसका हिप्नोटिज़्म से कोई लेना-देना है ही नहीं। हिप्नोटिज़्म को लेकर मिथ हुआ मीडिया में मिथ फैलाया गया कि मेरी आँखों में देखो और खो जाओ। नो इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे मैंने कहा 4 मिथ है हिप्नोटिज़्म को लेकर। पहला मिथ कि इंसान हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर। नहीं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सेकंड मिथ कि हिप्नोटाइज़ करके कोई भी उससे कोई भी काम करवा सकता है, जो वो कराना चाहे। नहीं, मैं आपको हिप्नोटाइज़ भी करूँ और उसके बाद अ, मान लो आपका कॉन्शियस किसी चीज़ को अलाउड नहीं करता और मैं आपको बोलूँ जाके आप इनका मर्डर कर दो, तो आप मर्डर नहीं करोगे। नहीं नहीं करोगे। करो। हाँ। तीसरा मिथ कि हिप्नोटाइज़ होकर उसके सीक्रेट उगलवाए जा सकते हैं, लेकिन आप किसी के सीक्रेट भी नहीं उगलवा सकते। मतलब आप कोई भी मॉरल और एथिकल कोड नहीं ब्रेक कर सकते। हुँ। चौथा है कि हिप्नोटाइज़ होके कोई उसमें स्टक हो जाता है, उस स्टेट में बाहर नहीं आता, बिकॉज़ माइंड की बहुत डीपर अवस्था होती है वो भी एक मिथ है। पिछले 200 साल की हिप्नोसिस की प्रोफेशनल हिस्ट्री में आज तक ऐसा केस नहीं हुआ कि कोई हिप्नोटाइज़ होकर उसमें स्टक हो गया एंड वो एक्चुअली रिलैक्सिंग स्टेट होती है। कई बार सब्जेक्ट हिप्नोटाइज़्ड होता है, वो स्टेट में आधा पौन घंटा रहता है, क्योंकि वो उसमें रहना चाहता है बिकॉज़ वो स्टेट बहुत रिलैक्सिंग उसको है। रिलैक्सिंग मिल रहा है वहाँ पे। हाँ, तो ये सब मिथ है। लेकिन आपने देखोगे कि कई मेरे वीडियोज़ है जिसमें मैं हिप्नोटाइज़ कर रहा हूँ, वैसा है। तो हम थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सुएशन करते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट को हम ऐसे सरेंडर मोड में ले आते हैं ब्रेन में कि वो हमसे हिप्नोटाइज़ होने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। तो वी कैन डू समथिंग जिसे हम कोवर्ट हिप्नोसिस कहते हैं। इसमें अगर मैं ऐसा ये बोलूँ, मान लो सब्जेक्ट ने आपको कंसेंट भी दिया, मैंने आपको अपना हिप्नोटिस के लिए कंसेंट भी दिया, हुँ। बट मैं एक्टिवली इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो क्या मैं हिप्नोटाइज़ या हिप्नोसिस में हो पाऊँगा? देखो आपको बिलीव करने या ना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो ना चाहो लेकिन दुनिया का हर इंसान रोज़ सैकड़ों बार हिप्नोटिक स्टेट में डेली जाता है। नेचुरली, कोई एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेचुरली समझने की यस कोशिश। एग्ज़ाम्पल चलिए समझते हैं। कई बार आप ऑफ़िस से घर की ओर निकलते होंगे, हुँ, ठीक है? तो आप घर पे पहुँचे और घर पे पहुँचते-पहुँचते आपको लगता है यार आज वो रोड कब क्रॉस करी मुझे याद भी नहीं है। हुँ, रास्ता सेम रास्ता कई सालों से उसी रास्ते पे जा रहे हो। वो रोड वो बिल्डिंग मेरे दिमाग में आई नहीं, जबकि आप उस रोड से गुज़रे हो। हुँ। उसका क्या कारण है? उसकी कहानी ये है कि आप एक अल्टर्ड स्टेट में थे, हाँ, पॉसिबल है, राइट? बिल्कुल। तो वो हिप्नोसिस की स्टेट वही है कि ना आप पूरी तरह से कॉन्शियस हो, ना अनकॉन्शियस हो। उसकी जो बीच की स्टेट होती है, उसे हम हिप्नोसिस की स्टेट कहते हैं। अब मेनली लोगों को लगता है हिप्नोसिस की स्टेट कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही सब मिथ है हिप्नोसिस को लेकर जो ज़्यादातर थेरेपिस्ट क्लियरली समझा नहीं पाते लोगों को, बता नहीं पाते। इवन अपने सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हुँ, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं कि सर हमने हिप्नोथेरेपी का सेशन लिया, हम ट्रांस में तो गए ही नहीं, जिसे हिप्नोटिक ट्रांस कहते हैं। लेकिन ट्रांस में ना जाना असंभव है। आप दिन में आप किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते-पढ़ते आपको लगा 15-20 मिनट हुए, लेकिन 2 घंटे हो गए, हुँ। हुँ। टाइम का पता नहीं चला। व्हाट वाज़ दैट? हिप्नोटिक ट्रांस। आप एक अल्टर्ड स्टेट में थे माइंड की, दैट इज़ हिप्नोटिक स्टेट। अब आप बोल रहे हो कि मैं मेरी कॉन्शियस अलाउ करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिप्नोसिस एक नेचुरल फिनोमेनन है। ओके। अब जैसे आपने मिथ तो बता दिए कि ये 4 मिथ हैं, इन केसेस के अंदर ये नहीं हो सकता, मैं विल के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। मेरे को अगर हिप्नोथेरेपिस्ट यूज़ करनी है, तो मैं किस-किस स्टेट के अंदर इस हिप्नोथेरेपिस्ट का यूज़ कर सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखो, हिप्नोसिस साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। ओके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली एक कमांड सेंटर है या समझो वो हमारी रियलिटी को शेप कर देता है। हमारी बॉडी ही नहीं, हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हुँ, हुँ। अब सबकॉन्शियस माइंड हम सभी जनरली जानते हैं कि वो माइंड कंट्रोल करता है सब कुछ, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि बीच में कॉन्शियस लेयर है। उस मैं थोड़ा-सा ये ज़रूर और जानना चाहूँगा, सबकॉन्शियस माइंड, सबको बाय डिफ़ॉल्ट डेफ़िनिशन पता है कि चलो एक एक्टिव माइंड हो गया, एक पैसिव माइंड हो गया, राइट। बट ये सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा-सा और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करूँगा बीइंग एक्सपर्ट। ओके। तो पहले हम हिप्नोसिस के बारे में समझ लेते हैं। हिप्नोसिस के थ्रू देखो हम अपने मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को क्योर कर सकते हैं, चाहे कोई भी तरह की डिज़ीज़ हो। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी 90% डिज़ीज़ साइकोसोमैटिक होती है।
हुँ, 90% डिजीज हमारे माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता, और सिर्फ 10% डिजीज ऐसी है जिसका ओरिजिन बॉडी है। ओके, और जिस डिजीज का ओरिजिन माइंड है, आप उसको बॉडी से क्योर नहीं कर सकते। जिस डिजीज का ओरिजिन बॉडी है, उसको आप माइंड से क्योर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप अपनी 90% साइकोसोमेटिक डिजीज को रिमूव कर सकते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फिल कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को एक टारगेट दे सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोसिस के थ्रू, कि आप आगे ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को, जो ज़िंदगी भर लोग लेकर घूमते हैं, आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हील कर सकते हैं, और पूरी तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक अपने बिहेवियर्स के लिए, अपने एटीट्यूड के लिए, अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए। तो मतलब जो भी चेंजेस आप अपने मेंटल लेवल पे लाना चाहते हैं, उसके लिए हिप्नोसिस है। और एक्चुअली कहूँ तो हिप्नोसिस की डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चेंजेस आप कॉन्शियसली ला नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप लाना चाहते हो और ला नहीं पा रहे हैं, हुँ, देन हिप्नोसिस कम्स इनटू द प्ले। ओके। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बच्चा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, और इंटरव्यू के लिए जाता है, और उसे कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, को फर्स्ट टाइम जा रहा है, तब वो क्या करता है? हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सजेशन देता है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। सेल्फ टॉक या सेल्फ दिलासा देता है, सजेशन देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर हम देखते हैं वो नहीं होता। नहीं होता। क्या रीजन? क्योंकि वो सजेशन कहाँ जा रहा है? कॉन्शियस माइंड पर ही। एक्टिव माइंड में जा कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। एक्टिव डीएक्टिव नहीं होता, इट्स कॉन्शियस, It's a- कॉन्शियस इज लेस कॉन्शियस, सबकॉन्शियस को हम लेस कॉन्शियस कहेंगे। तो कॉन्शियस माइंड पे जा रहा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस में फियर है। कॉन्शियस माइंड कुछ भी जान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कुछ भी सजेशन डालना है, तो जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालोगे, तब तक इम्पैक्ट वो नहीं आएगा। हाँ, वो आ ही नहीं सकता, इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज सबकॉन्शियस जब एक्सेप्ट करेगा, तभी वो आपकी रियलिटी बनेगी। हुँ। सर एक सिनेरियो हमने देखा है कि अगर मेरे माइंड में ये है कि मुझे लेट्स सपोज़ एक एक मैंने बिज़नेस वाइज़ जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे एक एक बड़े गोल की तरफ बढ़ना है कि लेट्स सपोज़ मुझे आने वाले 5 सालों में 100 करोड़ करना है। क्या किसी भी एंगल से क्योंकि मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है मे बी मैं करेक्ट ना हूँ कि जो हिप्नोसिस है वो शॉर्ट मुझे लगता है शॉर्टर इम्पैक्ट के लिए काम करता है, लॉन्गर इम्पैक्ट के लिए काम नहीं करता। तो इसमें मुझे एक तो पहली बात करेक्ट कीजिए क्या है एग्जैक्टली और क्या एक लॉन्गर गोल के लिए हिप्नोसिस को यूज़ किया जा सकता है मतलब 100 करोड़ अचीव करने के लिए और कैसे हमें माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करना है? बिल्कुल। देखो, दो चीज आपकी, कि हिप्नोसिस एक तो शॉर्टर के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, लगता है छोटा हुँ। मोटा थोड़ी देर आया, वो लाइक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह हाँ, लगता है कि भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं थोड़ा सब सा कुछ हाई कर लूँगा। डोपामाइन हो गया, हाई मजा आया, उस डोपामाइन हो समय गया। उस समय हाँ, फील हुआ, लेकिन बाद हाँ, में सब सिनेरियोज हमने वही देखे तो शायद मैं हम्म, इसलिए ये हम्म। सोच रहा हूँ ऐसे। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भाई हम क्या गोल बड़े रखने गोल के लिए के हेल्प कर लिए सकते हैं? जी। हुँ। देखो, समझो, हिप्नोसिस एक प्रोसेस है सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचने का। हिप्नोसिस की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, कि जिसके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सकते हैं, या प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर को सजेशंस डाल सकते हैं। अब आपको गोल कहाँ देने हैं? आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को। माइंड में। जी। कॉन्शियस माइंड को तो गोल देने नहीं है। कॉन्शियस माइंड को तो पता है गोल क्या है, मुझे अचीव करना। आपको पूछो क्या करना है? ज्यादा पैसे कमाने, 100 करोड़ कमाने, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, अच्छे लाइफ चाहिए, अच्छी हैप्पीनेस चाहिए। कॉन्शियसली सब जानते हो। कॉन्शियसली आप किसी भी इंसान को पूछो, हाँ ये सब चीजें चाहिए, लेकिन कर कितने लोग पाते हैं? नहीं कर पा रहे क्योंकि सबकॉन्शियस क्योंकि माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ वो। और कॉन्शियस माइंड तो टेम्पररी उस चीज को लेता है और फिर उसको छोड़ देता है किसी और चीज में लग देखो, जाता है वो। मेनली क्या होता है, इसे समझो, दिस इज अ वेरी डीप नॉलेज, कि हम 24 घंटे में से सिर्फ 5% टाइम कॉन्शियसली जीते हैं। 95% ऑफ द टाइम साइकोलॉजी सेज कि हम सब कॉन्शियसली जीते हैं। वो किससे जीते हैं? जो हमारा पुराना प्रोग्राम है अंदर, जो बचपन से हमने जो देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, जो एक्सपोजर हमें मिला, वो सब कुछ एक प्रोग्राम की तरह आ गया, और हम वही बन गए जिस माहौल में हम पले बड़े हुए। तो 5% टाइम कॉन्शियसली हम जीते हैं। तो नॉर्मल इंसान को पूछो, वो बोलेगा मुझे ये करना है, वो करना है। बट अगर वही अंदर जाओ, सबकॉन्शियस को पूछो, वो सबकॉन्शियस अंदर से कहता है हमसे ना हो पाएगा। कि तुमसे ना हो पाएगा। राइट? सो यू नो तो मेन चीज क्या है, कि गोल्स को आप 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ दो, गोल आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को देना होगा। होगा क्या? सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज होती है वो परमानेंट होती है, वो शॉर्ट टर्म नहीं होती। आप बोल रहे हैं ना, जैसे हिप्नोसिस का तो हाँ। शॉर्ट टर्म हो गया, नहीं।
मान लीजिए आप 1.5 साल के 2 साल की उम्र के थे, आपने तब चलना सीखा। 7 साल की उम्र तक हम कॉन्शियस माइंड से हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता, यानी लेफ्ट ब्रेन नहीं होता, वो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा होता है। 7 साल की उम्र तक हम 100% सबकॉन्शियसली वर्क कर रहे होते हैं। उस समय हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। एक बच्चे को कॉकरोच से डराना शुरू करो, वो प्रोग्राम हो गया डरना शुरू हो जाएगा। गाँव के किसान के बच्चे नहीं डराते, वो उठा के सांप को फेंक देते, वो बच्चा डरता नहीं है। उसका बच्चे का वैसा प्रोग्राम हो गया। तो आस-पास के एनवायरनमेंट से जो हम देखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, वैसा प्रोग्राम हो जाता है। 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा तैयार हो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट माइंड है, प्रोग्राम्ड माइंड है, कॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है। नई क्रिएटिविटी कर सकता है, नई चीज़ें कर सकता है। तो अब सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हम देते हैं, वो उसे परमानेंट बेसिस पे हमारे अंदर ले लेता है। वो उसे कभी छोड़ता नहीं है। हाँ, आपने 2 साल की उम्र में चलना सीखा, हुँ। 1.5-2 साल की उम्र में चलना राइट। सीखा। हुँ, तो अब अगर आपको बोला जाए कि आप भूल जाइए चलना, हाँ, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो डीप रूटेड है आपके अंदर पर अब सबकॉन्शियसली, हाँ, थैंक्स टू सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी तरह जब आप अपना गोल अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, तो होता है क्या, वो परमानेंट बेसिस से आपके अंदर ले आता है। और हिप्नोसिस से कुछ भी टेम्परेरी नहीं होता। अगर कुछ होगा, तो वो 100% परमानेंट बेसिस पे होगा। तो आप जो अभी कह रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को रजिस्टर कराना है या जो आपको इंस्ट्रक्शन है सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, वो कैसे दी जाएगी? दैट्स वेयर हिप्नोसिस कम्स इनटू द हुँ। प्ले। हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को एक अल्टर्ड स्टेट में लेके जाते हैं। मेंटल और फिजिकल रिलैक्सिंग प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हमारा कॉन्शियस लेयर साइड हो जाता है और डीपर सबकॉन्शियस माइंड का गेट खुल जाता है। जहाँ पे ना आप जागे हुए हो, ना आप सोए हुए हो, उसके बीच की एक अवस्था है। हाँ, उस स्टेट में आप किसी चीज़ को अगर आप थोड़ी देर के लिए देखते भी हो, स्टेयर करते हो यानी हुँ। पर्टिकुलर स्पॉट पे, तो भी आप उस ट्रांस स्टेट में जाते हो, तो भी वो दरवाजे खुल जाते हैं। यानी लेस कॉन्शियस, अंडरस्टैंड? सबकॉन्शियस मीन्स लेस कॉन्शियस। लेस लेस कॉन्शियस। कॉन्शियस। व्हेन यू आर लेस कॉन्शियस, आप हाइपर सजेस्टिबल स्टेट में चले जाते हो एक्चुअली। वो इसको गलत समझा गया है एक्चुअली, बट ये कोई माइंड कंट्रोल की स्टेट नहीं है, इट्स एन हाइपर सजेस्टिबल स्टेट। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उस माइंड को, तो वो उसको बेटर वे में ऑब्जर्व करेगा, बेटर वे में गेन करेगा। लेकिन अगर लेट्स सपोज आप तो चलो अच्छे इंटेंशन के लिए कर रहे हो, समहाउ अगर कोई पर्सन इसको नेगेटिव वे में उस टाइम पे ट्रेंड कर रॉन्ग दे, इंटेंट हमारे रॉन्ग इंटेंट से हमारे माइंड को ट्रेंड कर दे, और मैं बहुत एक अच्छे स्टेट में हूँ और मैं बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, और मेरे को ट्रेंड कर दिया जाए यानी दिस इज नॉट योर मिशन, आप कुछ और करिए लाइफ में, है ना? तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखो ये पॉसिबिलिटी होती है 7 साल की उम्र तक। हुँ, हर इंसान सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली पैदा हुआ है। हर इंसान के अंदर लता मंगेशकर है। हर इंसान के अंदर अब्दुल कलाम है। पर बनते कितने? बहुत कम। इस दुनिया में 98% लोग अनसक्सेसफुल लोग हैं और 2% सक्सेसफुल लोग हैं। कहीं न कहीं वो जो एक मैं तो बिलीफ प्रोसेस सिस्टम है या फिर का एक जो डेस्टिनी से ज़्यादा जो हम लोग वो डिस्कशन जो कर रहे हैं। प्रोग्राम है जो डाउनलोड किया है 7 साल की उम्र तक, वही पूरी ज़िंदगी चलता है। जैसा मैंने कहा 7 साल की उम्र तक आप एक ब्लैंक स्लेट होते हो पैदाइश के साथ। तो 7 साल की उम्र तक सब कुछ उसमें बढ़ते रहता है। देखो पॉसिबल है नेगेटिव हुँ, होना। 7 साल की उम्र तक दुनिया में ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है। 7 साल की उम्र तक हम सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं। एंड अब देखो कि इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल हैं। 98% लोग अनसक्सेसफुल हैं। कारण क्या है? कहीं न कहीं वो सही से फीड नहीं हुआ है या सही से इंस्ट्रक्शन नेगेटिव उन्होंने। प्रोग्राम्ड है। यस, यस। नेगेटिव प्रोग्रामिंग को लेकर पूरी ज़िंदगी चलते 7 इयर्स की एज तक एक्चुअली हमारा माइंड 70% लर्निंग कर लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 इयर्स की एज तक हम 70% लर्निंग कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी की, और बाकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 30% लर्निंग करते हैं। उस 7 इयर्स की एज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। आपको बताया जाता है आपकी औकात नहीं, आप नहीं कर सकते, अरे तू तो बच्चा है, ये तेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरा मेरा बेटा तो थक जाता है, हमें कॉकरोच से डराया जाता है, अंधेरे से डराया जाता है, भूत भगवान से डराया जाता है, हमें लिमिटेशन में बांधा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो वो लिमिटेशंस हमारे माइंड में एक बिलीफ की तरह, एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाती है 7 ईयर्स की एज तक, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड किसी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। हुँ, कॉन्शियस माइंड लॉजिक लगाकर रिजेक्ट कर सकता है, सबकॉन्शियस के पास वो एडवांटेज नहीं है।
तो वो जो नेगेटिव बात करे कि कई बार नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है। फॉर एग्जांपल, आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का। मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ। आप देखो हिंदुस्तान के 80% बिजनेस मारवाड़ी, बनिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधियों के हाथ में। 80 के 80 टू 85% बिजनेस का जो स्टेक है उनके हाथ में। क्या वो भगवान के सगे? क्या उनको धंधे में अच्छा बनाए? नहीं। स्टार्टिंग से प्रोग्राम। मान लो मैं बनिया कम्युनिटी से हूँ, घर से मैंने बिजनेस ही देखा है, तो मुझे बड़े होकर बिजनेस करने में कोई सोच या विचार या ऑब्स्टिकल नहीं लगता। मुझे अगर कोई बोले कि जॉब करना है तो मुझे बड़ी सोच आएगी, अरे मैं जॉब कैसे करूँ? यानी मुझे जॉब में कोई 50 लाख दे और हफ्ते में से 5 घंटे काम करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने बचपन से एक ही चीज़ देखी, घर में बिजनेस और आगे होके बिजनेस करना है। और वो कई लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं कि मुझे जॉब करना है। जॉब करना है वो जॉब, अब वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्या है उनकी? नहीं, नुकसान हो या सकता नॉट है, मीट बिजनेस में पूरा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, हैंडल नहीं कर सकते, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई तो अपने को तो 9 से 5 काम करना है, ज़्यादा पैसे कमा के क्या करना है, आखिरकार सब यहीं पे छोड़ के जाना है, पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे वालों की सेहत अच्छी नहीं होती। तो अब होता क्या, ये नेगेटिव प्रोग्राम जो आपने कहा, वो बचपन में वो बचपन से वो देखता अपने घर में, जो नेगेटिव प्रोग्राम उसके अंदर है। अब बड़ा होकर वो कॉन्शियस माइंड से 5% तो ज़िंदगी जीता है, तो सोचता है यार बिज़नेस करो, यार बिज़नेस करे, ज़रूरी करना। लेकिन जैसे ही वो कॉन्शियसली सब पता है उसे, वो बिज़नेस में फ़ायदा है, नौकरी में आखिरकार लिमिटेड कमाई है, बच्चों को पालना, अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम डालना, अच्छी परवरिश देनी है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे बिज़नेस करने जाता है 5% माइंड सपोर्ट करता है, वो क्रिएटिव माइंड है। 95% माइंड क्या करता है? धकेलता है पीछे नहीं कर सकता, नुकसान हो गया तो वो फ़ियर डालेगा, क्योंकि प्रोग्राम अंदर है। पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पैसे वालों की सेहत अच्छी नहीं होती, 9 से 5 काम में आराम रहेगा, नींद हराम हो जाती है, पैसा कमाने के चक्कर में सुख चैन चले जाता है, तो वो आपको रोकता है। तो ये नेगेटिव प्रोग्राम होता है, जो बचपन से लोग डालते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव प्रोग्राम सबकॉन्शियस में डाले जा सकते हैं। एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आएगी कि कितना पावरफुल होता है कमांडिंग हिप्नोटिक सजेशंस। 26/11 मुंबई में अटैक हुआ, उनको हम सब ने देखा उसे, जी लाइव देखा। राइट लाइव देखा है कि 16-17 साल का लड़का कसा वीटी स्टेशन में सबको AK-47 से सीसीटीवी फुटेज देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल मतलब निर्दयता से उसे कुछ समझ नहीं आता, ऐसे भून डाला लोगों को। आपको क्या लगता है वो यहाँ क्यों आया था? चलो समझिए क्यों आया था? जिहाद। जिहाद उसका गोल था कि मुझे ये करना है उसके लिए वही सब पूरा प्रोग्रामिंग उसी अकॉर्डिंग था उसका वो आया था क्यों? जिहाद करना, ठीक है। जिहाद से क्या मिलेगी? हाँ जन्नत मिलेगी, उसकी ये बिलीफ थी। राइट एक बात बताओ, आपको क्या लगता है ये सारा नॉलेज उसको 15, 16, 17 साल की उम्र में डाला गया? नहीं वो तो एक स्टार्टिंग से ही प्रोसेस रहा होगा ग्रूम किया होगा उसी तरीके से और डेवलपमेंट उसी प्रोसेस में हुई होगी उसकी एग्जैक्टली। ये नॉलेज अगर उसको 15-16 साल की उम्र में दिया होता, तो उसकी कॉन्शियस फैकल्टीज डेवलप हो चुके थे। लॉजिकल वो इफ एनालिटिकल एल्स फैक्टर्स। करता हाँ, वो सोचता कि किसी को मारकर मैं कैसे जन्नत जा सकता हूँ, उसके दिमाग राइट में सवाल पैदा होता। अंडरस्टैंडिंग? ये सारा नॉलेज दिया गया 6, 7, 8 साल की उम्र तक ही। उसको वीडियोस दिखाए गए, ये हमारे दुश्मन है, इसे मारना, इससे मारने से क्या मिलेगा, आप ऑलमाइटी गॉड का काम कर रहे हैं, राइट उनको मारो, उसके बाद आपको जन्नत मिलेगी। तो उस बच्चे के हाथ नहीं कांपे किसी को मासूम को मारते हुए। अब सोचो कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो प्रोग्राम होता है कितना पावरफुल होता है। समझना, उस प्रोग्राम को प्रूव करने के लिए जब वो अपने वतन से निकला था, कंट्री से, उसे अच्छे से पता था कि बॉर्डर के उस पार मेरे नसीब में गोली है, मैं वापस यहाँ पे अपने देश को कदम नहीं रखने वाला। जिस माँ ने मुझे पैदा किया मैं उसको देखने नहीं वाला। लेकिन सोचो वो बिलीफ कितने स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उसको पूरा करने के लिए अपनी सबसे प्यारी सी चीज दे दी, क्या? जान। लाइफ लाइफ दी थी अपनी लाइफ दे दी पूरी, बताओ। तो मुझे लगता है दिस इज उससे ऊपर कुछ नहीं है इंसान के लिए लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है अब यस, वो अगर एग्री हो गया कि मुझे लाइफ भी अपनी दे देनी है वैसे समथिंग वेरी यस एग्जैक्टली। वो इतना डीपर लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जो प्रोग्राम हो जाता है वो डीप रूटेड होता है। आप समझो 90% लोगों को जो उनकी बिलीफ होती है, अगर उनको पूछा जाए कि आप वैसा क्यों बिलीव करते हो,
तो उनको पता ही नहीं वो बिलीव क्यों करते हैं। उनका ना ही कोई बेस है, ना कोई फाउंडेशन है। अब उनको पूछो ये बिलीव आपने पहली बार बिलीव क्यों की? पहली बार ओरिजिनेट कहाँ से हुई? किसने मनवाया आपको? उन्हें नहीं पता। बस वो बिलीव करते जाते हैं। प्रणव ने जब ये बोला 100 सीआर का जो गोल है, अगर आपके पास कोई ऐसा आया बंदा जिसने अपना एक गोल बताया कि यार मेरे को ना ये गोल अचीव करना है, हैव टू गो इनटू 100 सीआर कंपनी बनानी है, तो एग्जैक्टली आपकी क्या प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी उसको उसको आप कैसे उस माइंड के ऊपर फ्रेम कर कैसे सकते हो? करोगे आप 100 करोड़ के लिए? एक माइंड को कैसे फ्रेम किया जाएगा? देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्स को समझो कि गोल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। गोललेस लाइफ जब होती है तो हमारा माइंड एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह होता है और इधर-उधर जाके ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होता है। तो गोल देना मोस्ट जनरली मैं समझता हूँ जनरली लोगों के पास गोल तो होते हैं। आप किसी भी इंसान को पूछो कुछ तो गोल हो गया मेरे को घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, वो लेनी है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि गोल सबके पास है मेरे को तो ये लगता है रोड मैप नहीं है उन लोगों के पास में। बट दे आर नॉट स्पेसिफिक। हुँ। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और जब हम स्पेसिफिक होते हैं तो माइंड उस गोल को इजीली अचीव कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो हम हिप्नोसिस के थ्रू कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि जिससे सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है, जिससे सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा इजीली समझता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। मान लो कई लोगों को पैसे कमाने हैं, यार बहुत सारा पैसा करना है। मान लो आपकी नेट वर्थ 5 करोड़ है फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है? और आप चाहते हो मैं बोलूँ अगले साल तक प्रणव जी बताओ कितना पैसे कमाना चाहोगे? तो बोले यार 40-50 करोड़ हो जाए बढ़िया है। नो, 40 या 50 यू विल हैव टू बी स्पेसिफिक। बिकॉज़ जब आपके माइंड के पास कुछ कुछ भी स्पेसिफिक गोल नहीं है तो आप कभी भी आपका माइंड काम ही नहीं कर सकते। तो ऐसे 5 मेजर पॉइंट होते हैं। आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपका गोल मेंटली मेज़रेबल होना पड़ता है, ए फॉर अचीवेबल भी होना पड़ता है कि स्मार्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए कि जब आप माइंड को अपना गोल दो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो अचीवेबल लगना चाहिए। ना कि एकदम आपको अनअचीवेबल लगे कि मैं गोल अचीव ही नहीं कर सकता। फिर आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए कि रियलिस्टिक वर्ल्ड का गोल हो, ना कि हम कई लोगों को गोल मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, तो बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल पावर इतना बढ़ जाए हमारा कि हम लेविटेट करने लगे। नहीं, आप कुदरत में वो है, ग्रेविटी है, तो आपको लगेगी, आप नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। फिर टी फॉर टाइम बाउंड के स्मार्ट गोल जिसे हम कहते हैं, तो टाइम हमें एक डिसाइड करना होता है। तो इस वे में हम सबकॉन्शियस माइंड को गोल देना सिखाते हैं। फिर हिप्नोसिस के थ्रू डीपर लेवल में जाते हैं सबकॉन्शियस एक लेवल के ऊपर, जहाँ पर हम अपने गोल पुट करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। बिकॉज़ हमारे सबकॉन्शियस की भाषा इमेजेस है, वो इमेजेस में समझता है। तो जब उसको गोल देते हैं वो 100 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का हो, वंस एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में गोल एक्सेप्ट कर लिया और बार-बार आप वो इमेज बनाते हो तो क्या होता है बताता हूँ। सुनिए, 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि जब बार-बार वो गोल इमेजेस बनाते हो आप सबकॉन्शियस माइंड में, पहली चीज़ होगी कि आप अपने ब्रेन को फ़ोर्स करते हो कि इस पर्टिकुलर जगह पे तुझे फ़ोकस देना है। यू आर फोर्सिंग योर ब्रेन, तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जब आप बार-बार एक इमेज बनाते हो सबकॉन्शियस में गोल देते हो, तो आपका ब्रेन एक न्यूरो पाथवे क्रिएट करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। और न्यूरो पाथवे की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर आप उस गोल के साथ अलाइन हो जाते हो। मतलब उस गोल की तरह सोचने लग जाते हो, उसकी तरह जीने लग जाते हो, आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाता है गोल। वरना ज़्यादातर लोगों का गोल है, लेकिन लाइफ़स्टाइल अलग है। ऐसे गोल बड़े अचीव नहीं होते हैं। गोल आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। जब बार-बार उसे इमेज बिल्ड करते हो, आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी तीनों एक ही वे में फ़ील करने लगता है कि मैं सुबह उठा हूँ तो इसके लिए उठा हूँ। मैं अगले साल 1 साल काम कर रहा हूँ तो इसके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं देती ये सारी बातें। दूसरी ओर कोई ना सुनाई नहीं देता। तो न्यूरो पाथवे की वजह से क्या होता है, आप तो एक अलाइनमेंट में आते हो। दूसरा वो सारी चीज़ें आपको विज़िबल होना शुरू हो जाती है आपके आस-पास, जो आपको गोल अचीव करने में आपकी मदद करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस इंसान के पास गोल नहीं है, या वो न्यूरो पाथवे नहीं है, या क्लियर गोल नहीं है, तो उसका ब्रेन वो सारी चीज़ें उसे विज़िबल कराएगा जिससे वो गोल अचीव ना कर पाए। ना कर पाए। अरे यार हाँ। मार्केट में मंदी है, ये है, वो है। मैक्सिमम आवाज़ें वही होती हैं। हुँ। मैं ठीक है? इसको और एक एक और हाँ, ऐड करूँगा और आपने पाया होगा दुनिया में बड़े अरबपति से मंदी में बनते हैं। बिल्कुल है प्रैक्टिकल तो
बनते हैं। तो ब्रेन वो क्या होता है कि ब्रेन हेलुसिनेट करने लगता है जब आपके पास गोल नहीं है। तो जब आप गोल बनाते हो, तो आपका ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल जो पैटर्न बनता है, पाथवे बनता है, उस वजह से इतनी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर वो आपको हेल्दी रखना शुरू करता है। आपको इंट्यूशन देना शुरू करता है। आपको एनर्जी देना शुरू करता है आपका गोल। फिर वो आपको आपको सुबह जल्दी उठाता है। आपको एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए मजबूर करता है, पुश करता है, अंदर से मोटिवेट करता है। तो जब आप हिप्नोसिस के थ्रू अगर डीपर लेवल पे अपने गोल को देते हो, फिर वो 10 करोड़ हो, 100 करोड़ या 1000 करोड़ हो, डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। मैं इसके अंदर अगर ये चीज़ बोलूँगा, सपोज़ एक मोटिवेशनल मैं गया, एग्ज़ाम्पल बिंद्रा के उसके अंदर चला गया, राइट? वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा-सा बिंद्रा का एग्ज़ाम्पल ना लेके मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दूँगा, जहाँ पे वो बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और सपना एकदम दिखा देते हैं कि आप एक के नीचे 2 बंदे लगाओ, आपको गाड़ी हो जाएगी। कहीं न कहीं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले बंदे उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। यार अब तो मेरे को ये गाड़ी लेनी है, ये लेना है। बट अनसक्सेसफुल होने का कारण एक ही है, क्योंकि उनके पास रोड मैप नहीं होता। देखो, एक तो पहली चीज़ हम समझे एमएलएम वाले जो करते हैं, वो थोड़ा डार्क साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। किसी को मतलब गाड़ी आपको पता है 10 फ़ैसिनेशन है। फ़ैसिनेशन है, एक आदमी को कंपनी हायर करती है, बड़े लीडर को, उसको गाड़ी देती है, भई दिखा, उस गाड़ी को हज़ारों लोगों को दिखाया जाता है। तो गोल वो चाहते बड़ा है, लेकिन उनका प्रोसेस गलत है। अब एमएलएम के पूरे हम ट्री को समझे पिरामिड स्ट्रक्चर में, बिल्कुल, आप पैसे कमा ही नहीं सकते। कम नहीं सकते। मतलब वो प्रोसेस ही गलत है। जब आप गोल तो बना रहे हो ठीक है, बड़ा चाहिए, लेकिन गलत प्रोसेस पे जा रहे हो तो क्या होगा? आप कर ही नहीं पाओगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी अगर ये बातचीत करूँ, जैसे 100 सीआर का किसी ने गोल बनाया और वहीं पे एक बिज़नेस कोच की तरह का ये बातचीत हो रही है कि आप 100 सीआर का गोल है और मैं सामने वाले से ये पूछूँ 100 सीआर के गोल को अचीव करने के लिए आपकी अपनी क्या तैयारी है? कैसे करोगे? पहले मेरे को अपना चीज़ें बताओ। तो वो जब उसके पास अगर उसकी प्लानिंग होगी, या तो होगा यार मेरे को 100 सीआर करना है, मेरे को ये नहीं पता कि करूँगा कैसे? और एक दूसरा सिनेरियो तो सर सबकॉन्शियस माइंड में तो उसके वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा सिनेरियो योगेश जी ये भी है कि आप एमएलएम में आप सबको सेलेक्ट कर लेते हो। हुँ, मैं रेडी हूँ, लेट्स सपोज़ मैं 100 करोड़ करने के लिए रेडी हूँ। हुँ। क्या लेकिन मैं जितने अपने अंडर में लेट्स सपोज़ 100 लोगों को जोड़ रहा हूँ। क्या सब लोग उस प्रोसेस में, उस विज़न में, उस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हैं नहीं भाई, उस चीज़ को उनको तो करने के सिखाया लिए? भी ऐसे ही जाता है ना, आपको तो बहुत हल्का है, आपको तो सिर्फ़ 2 ही बंदे जोड़ने हैं। हुँ। फिर 2 बंदे ही जोड़ेंगे, फिर 2 ही बंदे जोड़ेंगे। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर तुमने काम करना बंद किया तो कुछ काम नहीं होगा। देखो, उसके मैं एक एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। सब मान लो जिससे आपने अच्छी बात की, उनके पास तो गोल होता है, वो बढ़ नहीं पाते, कारण क्या है? देखो गोल उसने बड़ा बना लिया कि मर्सिडीज़ लेनी है, ठीक है? भले वो अभी ₹500 के जूते में है। अब मैं जैसा मैंने कहा कि प्रोसेस गलत है वो, प्रोसेस सही नहीं है। अब वो गोल बड़ा बना है, स्पार्क लगी ब्रेन में, इमेजिनेशन उन्होंने जो बड़ा प्रोग्राम किया, वो सड़क पे चलते हुए आदमी को सूट पहनाकर स्टेज पे खड़ा कर देते हैं। वो अपने आप को स्पेशल समझने लगता है। अच्छा। ज़िंदगी में शादी के अलावा कभी सूट पहना नहीं होता है। तो अब वो जब बिज़नेस में उतरता गोल तो बना लिया, लेकिन क्या है कि बिज़नेस का प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें पैसा नहीं बनता। 15-20 दिन, महीना, डेढ़ महीना तक चार्ज रहता है। फिर उसे पता चलता है कि बिज़नेस में यार ये तो लोग मानते नहीं हैं। तो ये मेरा गोल तो अचीव हो ही नहीं सकता। और नेगेटिव जाएगा। अब वो कॉन्शियसली भले कितना भी ऊपर से बोले गोल करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ गोल, 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 सबकॉन्शियसली एक्सपीरियंस क्या बना है? यार ये बिज़नेस बहुत टफ है, ये मर्सिडीज़ तक तो जा ही नहीं सकता। डेढ़ महीने में मैंने मुश्किल से 1.5 लोगों को जोड़ा है। 2 लोगों को जोड़ा है, जो मेरी भी जो कम लगाया था वो भी नहीं निकला। प्रोडक्ट खरीदे थे वो भी बिक नहीं रहे। तो फिर वो नेगेटिव माइंडसेट पे कॉन्शियसली कुछ भी बोले, लेकिन सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस बोलता है ना कि सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस का कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो और नेगेटिव वे में ही जाते-जाते उसके लिए चीज़ें असंभव होना शुरू हो जाती और सबकॉन्शियस के साथ में कहीं न कहीं मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्शन सारे अलाइन्ड होने चाहिए। आप जितने भी आगे एक्शंस लोगे, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बहुत बेटर होना चाहिए, आपका आप जो स्टेप्स ले रहे हो, हर एक स्टेप का कुछ आउटपुट डिफाइन होना चाहिए। देखो ये सब आपके आउटर एक्शंस हैं। ये तो आपको लेने ऑब्वियसली घर पे बैठ के सोचूँगा 100 करोड़ आ जाएँगे, तो नहीं हो आ गई। जाएँगे। राइट, राइट, राइट? राइट। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि एक्शंस आप जितना भी एक्शन लो, कुछ भी लो, लेकिन मेंटली अगर आप क्लियर नहीं हो, तो आप समझ लीजिए आप कुछ नहीं पा सकते। मैं एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कई लोगों को बोलता है घर चाहिए। मैं समझाना चाहता हूँ स्पेसिफिक कैसे हो? मान लो घर चाहिए तो क्या चाहिए? बंगला चाहिए, या फ्लैट चाहिए? अच्छा मान लो फ्लैट है तो कितना बीएचके का? 3 बीएचके, 4 बीएचके, 4 बीएचके कितने स्क्वायर फीट का? अच्छा वास्तु में मानते हो तो साइड भी डिसाइड करो, कौन सा साइड चाहिए। डिसाइड करो कि आपके घर के कलर पेंट कैसे होगा, फर्नीचर कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइड करो। बिकॉज़ अगर आपका ब्रेन स्पेसिफिक और क्लियर है, देखो ये पहला स्टेप है।
अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो आपका गोल ज़िंदगी में आप कितना भी एक्शन ले लो, आप पूरे नहीं कर पाओगे। कितने भी बड़े बिज़नेसमैन को देख लो, दे आर सो मच क्लियर कि मुझे 5 साल में ये चाहिए। दे आर नॉट कन्फ्यूज़्ड। उन्हें पता है क्लैरिटी सबसे पहली चीज़ है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँगा, रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत लोग सर्कल के अंदर, टीम के अंदर ऐसे होते हैं जिनको अपना घर बनाना एक ड्रीम है, कि यार वो घर बनाना ही सबसे बड़ी आफ़त लगती है सबको। तो मैं बहुत से लोगों को ये ज़रूर बोलता हूँ, मैंने कहा अगर आपको घर बनाना है ना, आपको पता है आपकी जेब में पैसे भी नहीं है, 10% पैसे, 20% पैसे भी नहीं देना, तो पहले तो ये रजिस्टर कर लो कि मेरे को सिर्फ 20% पैसे दे के या 10% पैसे दे के आ जाएगा। और मैंने कहा हर सैटरडे, संडे जिस दिन छुट्टी हो, प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए जाना है। जो तेरे को प्रॉपर्टी लेना है वो विज़िट करने के लिए जा। तेरे को ये रेगुलर प्रैक्टिस लेके रखनी है, अपनी वाइफ के साथ जाना है, ये घर देखना है। उसको थोड़ी पता जिसके पास तुम लेने के लिए जाओ इसकी जेब में पैसे नहीं है। मैंने कहा थोड़े टाइम बाद देखना, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ आएगी और आपके पास कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता मेरे को, मगर वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्ज़ैक्टली आप वहाँ क्या कर रहे थे पता है? मैं इसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। आप उनके दिमाग में न्यूरो पाथवे बना रहे थे। क्योंकि वो एक्शंस लेना शुरू घोर को देख रहे हैं। जब वो घर को देखने जाते तो कि इमेज बन रही है, मैं घर पे रह रहा हूँ। फीलिंग आती घर में रह रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा रहूँगा। रात को दिन में देख के आया तो रात को रैंडमली वो विचार आएगा सोते हुए, हाँ यार घर है यार, ऐसा घर हो तो मज़ा आ जाए। तो क्या हो रहा है? आप एक नया न्यूरो पाथवे बना रहे हो। न्यूरो पाथवे बना रहे हो तो क्या होता है, ब्रेन अलाइनमेंट में आ जाता है, यार ये चाहिए, और उसके साथ ये ना करना है। अब उसके हिसाब से वो वर्किंग चालू करता है। वर्किंग चालू करता है और विज़िबिलिटी आने लगती है कि कहाँ से क्या अब आ मैं सकता है। उसको वो रोड मैप देता हूँ, अब वो जब जाएगा तो वो कैलकुलेशन लगाता है, उस समय पे उसकी ये सारी चीज़ फिगर हो जाती है। यार 50 लाख का तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये 30 लाख का अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि 30 लाख के लिए मेरे को सिर्फ 3 लाख इकट्ठे करने हैं, बाकी तो लोन हो जाएगा। अब वो 3 लाख अपना रोड मैप बनाना चालू करता है। पहले से सोचूंगा तो मैं पहले सोचूंगा यार मेरे को तो 1 करोड़ का घर चाहिए। भाई आप जब जाने चाहते हो, आपकी अपनी औकात समझ में आती है, रियलिस्टिक चीज नजर आती है आपको, तो वो रोड मैप बनाना चालू करता है। यार 3 लाख इकट्ठे करने, फिर वाइफ को बोलेगा, खुद भी बोलेगा, रिश्तेदारों को करके ये कहेगा यार 3 लाख तो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा करके मैंने बहुत लोगों की प्रॉपर्टी बनते हुए देखी है और प्रैक्टिकली। और सर जब साइट विजिट पे जाते हो तो जो लोग उसको परचेज कर रहे होते हैं हाँ वो भी उनसे भी आप बहुत कुछ लर्निंग लेते हो कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या साइकिल फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इसमें प्रैक्टिकली इस चीज को तो 100% प्रॉपर्टी के अंदर है, तो ये चीज जरूर जरूर बोलिए। प्रॉपर्टी नहीं भी ले रहे हैं, आज भी ये पॉडकास्ट कोई भी देख रहा हो तो प्रॉपर्टी विजिट करना चालू करो। किसी को मत बताओ मेरे को ये प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीद सकता। हर सैटरडे संडे निकल जाओ और विजिट करो। ये प्रॉपर्टी में अब एग्जांपल अच्छा दिया, प्रॉपर्टी में ही नहीं। मैं कहूँगा कि आप लोग वो चीज़ें देखना शुरू करो, विज़िट करना शुरू करो जो आपको चाहिए। गाड़ी चाहिए तो शोरूम जाना शोरूम शुरू जानो करो। बिल्कुल। होगा क्या कि वो देखो आपके न्यूरॉन्स को फायर देती है, आपकी चीज़ें जो आपको पसंद है, आपको एक्साइटमेंट देती है। तो हमारे एक न्यूरॉन्स 2 न्यूरॉन्स फायर होते हैं हमारे ब्रेन में, वो एनर्जी जगाते हैं। हम्म। अब देख ही नहीं रहे हो, घर में पड़े हो संडे के दिन, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा अपने मनपसंद गाड़ी देखने जाओ। गाड़ी देखें जाओ। देखो 4 लोग आप देखेंगे वो खरीद रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सुलगेगी। हाँ और बट प्रैक्टिकली सर प्रैक्टिकली बनना चालू हो जाता है। आप उस गोल को अचीव करने के लिए, मैं इसको रोड मैप बोलता हूँ, कि आप अपना रोड मैप तैयार करना चाहते हो और वो चीज़ रोड मैप अचीव होने लग जाता है। बिल्कुल, तो वही है कि आपको स्पार्क मिलता है साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजी आपको सब न्यूरोलॉजी पैटर्न बनता है तो बॉडी सपोर्ट करना शुरू करती है, माइंडसेट अलाइन्ड हो जाता है कि हाँ, ये कर सकते हैं। वही कुछ दिन पहले माइंडसेट लगता है नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप जाते हो, थोड़ा-थोड़ा करते हो, देखते हो ये ना पता नहीं होता एक मैजिक होता है अंदर और आपको लगने लगता है करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी देता हूँ। रिसेंटली शायद मेरी टीम अगर इसको देख रही होगी तो ज़रूर गिव करेगी। एक प्रॉपर्टी देखने के लिए गए। जिस दिन मैंने वो प्रॉपर्टी लिया, मैंने एक बहुत डिसेंट वर्थ की प्रॉपर्टी ली, मगर अकाउंट में 18,500 थे। एंड आई बॉट अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 2.6 करोड़। ₹18,500 पॉकेट में थे। साढ़े ओके। अट्ठारह हजार रुपये पॉकेट में थे। मेरे पास वो हुँ, मैसेज पड़ा, मेरा भाई कहता कि योगेश अकाउंट में तो 18,500 रुपये है। मैंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, पैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब हो जाता है, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। तो वो होता है। एक छोटा क्वेश्चन और पूछूंगा। हमने एक वर्ड यूज़ किया ट्रांस, और मैं इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो उसमें भी हम ट्रांस में लेके जाते हैं। वो यस, ट्रांस सिचुएशन क्या है, और क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन पॉसिबल है? यस। देखिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए भी हमें हिप्नोसिस का यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमारी जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ है मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ कॉन्शियस माइंड में है, 2-5 दिन, 7 दिन की, महीने भर की। हमारे नेचर ने एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाया हमारे माइंड में कि जो हमने आज जिया, कल होते-होते वो क्या नेचर उन मेमोरीज़ को नीचे डालता रहता है। क्योंकि नीचे नहीं डालता रहेगा तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैं आज में जी रहा हूँ, कल मैं जी रहा हूँ।
तो आप 5 साल पहले की देखोगे तो उसको भी डीप रूटेड नेचर क्या करता है, मेमोरीज़ को अंदर दबाते रहता है। तो वो अंदर दबा होता है। तो इसी जन्म में इवन नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आपने जन्म लिया, इवन प्रायर टू बर्थ 5वें हफ्ते से दिमाग बनना शुरू हो जाता है, 5वें महीने से ब्रेन बनना शुरू हो जाता है वomb में। हुँ, उस समय से जो आपने सुना, देखा, एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ डेटा आपके अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में। और इवन पिछले जन्म का भी डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। ओके। तो हिप्नोसिस के थ्रू आप हिप्नोटिक स्टेट में जाकर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, तो हिप्नोटाइज़ करके आपको ट्रांस में जाना होगा और ट्रांस में जाने के बाद उन सारे डेटा को एक्सेस करना होगा। हम कई सारे प्रोसेस करते हैं जिसमें एज रिग्रेशन हम बोलते हैं। कई लोगों को कोई एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक होते हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो उन्हें रीज़न नहीं पता होता क्या वो रीज़न हुआ। तो हम उसको एज रिग्रेशन कराते हैं और पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाते हैं जगह पर माइंड में जहाँ पर उनको ये इश्यू हुआ था। ऐसे कई लोग हैं जो 35-35 साल पहले जाते हैं और उन्हें पता चलता है उनका रीज़न तो ये था। अभी रिसेंट का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है दिल्ली के, आते हैं एंड 20 साल से वो फ्लाइट में नहीं बैठे। अच्छा। हर साल प्लान बनाते बाहर घूमना है दोस्तों के साथ और पैसों की कोई कमी नहीं, मतलब कोई कमी नहीं। तो 20 साल पहले काठमांडू गए थे। हुँ, काठमांडू में आए थे, उस समय उनको एयरपोर्ट में एंटर किया और वो सब उनको वहाँ से अचानक से फ्लाइट में बैठने से पहले घबराहट हुई और वो फ्लाइट में नहीं बैठ पाए। क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइप हुआ। तो उस दिन से उनका फ्लाइट में बैठने से 1-2 बार वापस कोशिश की जाने की, लेकिन एयरपोर्ट से भाग कर आ गए। उनके साथ तो एक बार ऐसा मज़ाक हुआ कि वो इंदौर जा रहे थे एक फ्लाइट में। जैसे-तैसे कोशिश करके सोचा जाऊँ, 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 एंड मोमेंट पे बोल दिया नहीं जाऊँगा। और वो अब हुआ क्या कि जब तक वो फ्लाइट उड़नी थी टाइम पे, तो अब लोगों को डर लगा ये जा क्यों नहीं रहा है? तो सिक्योरिटी को उनको जब तक इंदौर फ्लाइट लैंड नहीं कर गई, सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण उनको एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। तो अब उनको मैंने सेशन लिया, तो हम उसको एज रिग्रेशन कराई हमने हिप्नोसिस के थ्रू ट्रांस में ले जाकर। तो उनका कहना ये था कि उन्हें फ्लाइट से डर है, प्लेन से डर है। लेकिन एक्चुअली उन्हें पता चला वो चीज़ें जो भूल गए थे। जैसा मैंने कहा कॉन्शियस माइंड से सब अंदर जाता है, सबकॉन्शियस में डीपर मेमोरी। एक्चुअली 4-5 दिन से कंटिन्यू शराब पी रहे थे। पिछली रात भी पूरी शराब पी। कैसीनो से आए, सुबह 4-5 बजे आए, 2 घंटे सोए, 11 बजे की फ्लाइट थी। प्रॉपर्ली सोए नहीं, भागम-भाग, किसी को गिफ्ट देना था, वो दे नहीं पाए, तो उसको लेके गए, उससे मिले वहाँ पे किसी लोकल के साथ। तो बहुत भागम-भाग, भागम-भाग, भागम-भाग में रहे, हैंगओवर था, खाना ढंग से नहीं खाया था। उस कारण से एक्चुअली वो घबराहट उनको हुई। हुँ। तो वो एज उन्हें रिग्रेशन में उन्हें पता चली, हुँ, तो एक्चुअली अगर उनके फ्लाइट का इलाज करता, तो उनको फ्लाइट का फ़ियर नहीं है, हुँ। प्रॉब्लम कुछ और है। तो कुछ इसी तरह हम लोग इसी तरह एज रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांस में जाकर पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो और सारे डेटा एक्सेस कर सकते तो ऐसे बहुत सारे जो लोग क्रिटिकली कई बार इल होते हैं या फिर मेंटली कई बार दे आर नॉट ओके या समहाउ ट्रॉमा में होते हैं कई बार, क्या ऐसे लोगों का भी इस तरीके से समहाउ ट्रीटमेंट किया जा सकता है? हो। मैं यही कहूँगा कि हिप्नोसिस इज़ द ओनली वे टू ट्रीट दीज़ पीपल। आपका इमोशनल बैगेज है, ट्रॉमा हुआ है, सब एक पास मेमोरीज़ हमारे दिमाग में है, उसको दवाई से तो आप क्योर नहीं कर सकते, हुँ। तो कैसे करोगे? आपके माइंड में वो डीप रूटेड इम्प्रेशंस है, तो हिप्नोसिस आपको मदद करता है उस डीपर लेवल पे जाने के लिए। Now once you enter into the trance, you can rewire and reprogram your brain, तो just like a computer hard disk. जस्ट लाइक जो डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, तो डिप्रेशन वाले लोग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स और ये सब ले रहे हैं। अगर वो डिप्रेशन वाला किसी हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास जाता है या आपके पास में आता है, तो आप उसको कितनी देर तक में उसको ठीक कर सकते हैं? कितनी बार के अंदर वो ठीक हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम केसेज़ में ये देखा है कि वो फिर दोबारा से उसी स्टेट में पहुँच जाता है। और क्या ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है अगर वो इस तरीके की ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है तो? हाँ, देखो, बिल्कुल। यस बिल्कुल। देखो डिप्रेशन सबसे पहले समझो शॉर्ट में कि सब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मेंटल इंप्रेशन है। मेंटल इंप्रेशन है, बिल्कुल। अब वो मानसिक रोग की बीमारी है। आप मेडिसिन से उसे ठीक नहीं कर सकते। मेडिसिन काम कर रही है आपकी बॉडी पर, ना कि माइंड के इमोशंस पे। डिप्रेशन कैसे आता है? जनरल सादी भाषा में एकदम लेमन लैंग्वेज में समझे तो कि भाई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी बढ़ती चली वो गई, अपने एक-एक दिमाग में बसा ली। बूंद करके घड़ा भर गया और एक दिन घड़ा पूरा भर गया और छलकने लगा। तो वो पूरा ओवरलोड होने के बाद जब तक माइंड और बॉडी फाइट कर पा रहे थे, बैलेंस कर पा रहे थे, किया, नहीं कर पाए तो वो डिप्रेशन हो गया। हुँ, या तो फिर कोई नेगेटिव इंसिडेंट हो के
बैंग हुआ हमारी लाइफ में, बिल्कुल। वो नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है और वो डिप्रेशन का रूप ले लिया, जो हमें डल और डिप्रेस करता है। अब क्या होता है, डिप्रेशन को कैसे रिमूव करें? लाइक मान लो कि डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन में आपने पूछा कितने सेशन लगते हैं। जो मेंटल इंप्रेशन है, हिप्नोसिस जैसा एज़ आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, वो साइंस है कि कॉन्शियस माइंड को साइंस साइड करके सबकॉन्शियस, डीपर सबकॉन्शियस को एक्सेस करने का। तो वहाँ जाकर हम उन सारे इंप्रेशंस को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पॉजिटिव इंप्रेशन रिप्लेस करते हैं। तो जब वो इंप्रेशन रिप्लेस करते हैं, तो जिस नेचुरल वे में विदाउट एनी एफर्ट इंसान डिप्रेशन में रहता है, वो विदाउट एनी एफर्ट्स इंसान रिलैक्स, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रह सकता है। बिकॉज़ जो आपका सबकॉन्शियस का प्रोग्राम है, आप वही हो। जैसा आपको चलना सिखाया, जैसा खाना खाना सिखाया, जैसा आपको रहना सिखाया, वही प्रोग्राम हो गया आपके दिमाग में बचपन से। आप वही प्रोग्राम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1-2 सेशन में डिप्रेशन ठीक हो जाता है। डिप्रेशन को थोड़ा समय लगता है। लगभग हमारे पास आते हैं तो डिप्रेशन के कई सारे केसेज़ हैं, 7, 8, 10 सेशन लगते हैं। फिर डिपेंड भी, किसी को 7-8 लगते हैं, किसी को 10 लगते हैं। हर एक की मेंटल कैपेसिटी और किस लेवल का डिप्रेशन है, उस पे भी मैटर करता है। और कई बार तो रूट कॉज़ को जानने में ही थोड़ा-सा टाइम एंड लगता होगा। वन मोर थिंग आई विल ऐड कि जैसे क्लिनिकली इसे प्रैक्टिस करना अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यूके, यूएस, जर्मनी काफ़ी वेस्ट की कंट्रीज़ में बहुत वाइडली यूज़ होता है, लाइसेंस प्रैक्टिशनिंग होती है। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि देखो साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप ही नहीं हुई। हम स्पिरिचुअल वे में ध्यान, सोल को ढूँढते रहे। तो साइकोलॉजी जो पूरी की पूरी डेवलप हुई है, वो ही है वेस्ट में। सारे टॉप साइकिल सिगमंड फ्राइड, मिल्टन एरिक्सन, कार्ल यंग, सारे टॉप साइकोलॉजिस्ट और सारे थीसिस कहाँ से आए? वेस्ट से आए। तो वहाँ पे इसको बहुत ही पहले समझ लिया। यूनिवर्सिटी लेवल पे इसके कोर्सेज़ ले आए, तो अब उस वे में वो प्रैक्टिस होती है। अब इंडिया में एक मंत्रालय भी है ऑकल्ट साइंसेज़ को लेकर, बट अगेन इसको ऑकल्ट साइंस में डाल देते हैं, मान मान लेंगे। लेकिन दिस इज़ एन प्योरली थेरेपी साइंस जो आपको मेडिकली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकती है। बट इंडिया में एक्चुअली इसको लेकर कोई नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि हिप्नोसिस कोई खतरा नहीं है, हिप्नोसिस से कोई डेंजर नहीं है। हिप्नोसिस में हम सिर्फ मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन करते हैं और रिलैक्सेशन के तौर पे माइंड को पॉजिटिव रीप्रोग्राम करते हैं। तो इंडिया में ना आज कुछ इसके नॉर्म्स है, ना आगे कभी होंगे। उसका रीज़न ये है कि हम पिछले 5000 सालों से योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। अब आप गली के कोने पर अब योगा की क्लास खोल दो, आपको कोई रोक नहीं सकता। अब बाहर वेस्ट में जाओगे तो आपको लाइसेंस चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो इंडिया में योगा हो रहा है, ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन भी क्या है? एक हिप्नोसिस का प्रोसेस ही है। तो इंडिया में इसके कोई नॉर्म्स नहीं है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा सर, जो और बंदा बहुत ही जल्दी हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसको एफ़िलिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम सर्टिफ़िकेशन कोर्स और यूनिवर्सिटी सर्टिफ़िकेशन कोर्स में देने वाले हैं। सर जब आपका सब्जेक्ट ट्रांस में होता है, तो वो जो बोल रहा है आप बस वही समझ सकते हो या उससे आगे की कोई चीज़ भी समझते हो? मतलब जो मैं ट्रांस सिचुएशन के अंदर हूँ इस समय पे और जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं उनका आंसर आपको करता जा रहा हूँ। तो आपको सिर्फ़ वही सिचुएशन पता होती है या उसके आस-पास की और सिचुएशन भी आपको विज़ुअल हो रही होती है वो या दिख रही होती है? देखो सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें, एक तो ट्रांस में एक्चुअली सब्जेक्ट जो कुछ बोलता है ना, उस सब्जेक्ट को कॉन्शियसली खुद को नहीं पता होता, जो हाँ, ट्रांस वो में क्या बहुत बोल कुछ रहे बोल हैं? देता है। मतलब बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्शियसली उसे खुद पता नहीं होती, लेकिन सबकॉन्शियसली वो बताता है। और दूसरा, हम बॉडी लैंग्वेज, बॉडी के ट्रांस में स्किन टोन थोड़ा चेंज होता है, मसल्स थोड़ा अलग टाइप से रिलैक्स होते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता चलता होता है सब्जेक्ट के अंदर की इंटरनल वर्ल्ड क्या है, हुँ। वो किस स्टेट में है। और आपको ये कैसे पता चलता है कि इस समय ये ट्रांस सिचुएशन में चला गया है या वो एक्टिंग कर रहा है? क्या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ़ से बताता हूँ कि सपोज़ कर लो मेरा आपके ऊपर फ़ेथ बहुत है और बैठे या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो थोड़ी बहुत चीज़ें दिख गई या कुछ भी हो गया, तो वो एक एक्टिंग के फॉर्म में हो जाता है कि आपने ये चीज़ करने लग गए या कुछ हो रहा है। बट वो प्रैक्टिकली नहीं पहुँचा। आपको ये पता चल पाएगा कि इस समय ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव मोड में है या रियल ट्रांस में है? नहीं देखो, वो हमें एक्सपीरियंस करते-करते हमें आइडिया लग जाता है, रैंडम आई मूवमेंट होते हैं, अलग-अलग सिग्नल्स होते हैं ट्रांस के, ओके। जहाँ पे बॉडी के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। और एंड यूँ कहूँ तो मैं आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन लोग खुली आँखों से भी ट्रांस में जाते हैं, जिसमें हम कोवर्ट हिप्नोसिस करते हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस एक ऐसा हिप्नोसिस है, जो हम कन्वर्सेशन के थ्रू करते हैं। ओके। जो अच्छे मैनिपुलेटर
अच्छे सेल्समैन अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। जो लोगों के दिमाग में एक आइडिया बिठाते हैं और लोगों को लगता है वो आइडिया उनका है, जैसे हम कोवर्ट हिप्नोसिस कहते हैं। सो तो ऐसी हिप्नोसिस स्टेट तो नेचुरल आती है। अब कई बार कोई इंसान एक्ट कर रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो एक्ट कर रहा है, बिकॉज़ जब आप इतने साल काम किए हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि उसकी फिजियोलॉजी को देखकर और आपको और समझ आ जाता है वो कौन से रेगुलरली कहीं स्टेट न में कहीं आप उससे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिस्कशन और अगर है। ट्रांस के अंदर किसी ने भी वे में काम करे, बिकॉज़ अगेन इट्स इतने सालों के एक्सपीरियंस है, आपको फिजियोलॉजी से आइडिया लग जाता है सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है। तो जो ट्रांस में उसने बोला, जो उसने ट्रांस में आपके साथ डिस्कशन किया, क्या वापस आने के बाद अपनी सिचुएशन में वो चीज़ उसको याद रहती है? देखो ट्रांस के 6 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज़ आई कैटालेप्सी, सेकंड इज़ आर्म कैटालेप्सी। सेकंड 2 लेवल तक उनको सब कुछ लगभग याद रहता है। थर्ड लेवल एमनीसिया होता है, वहाँ पे 50-60% मेमोरी कम। फोर्थ में और 70 टू 80% और 80-90% फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल तक फिर उसको शायद याद नहीं रहता। तो वो जब वापस आएगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सपोज़ कर लो मैं किसी ट्रॉमा से पहले पास्ट लाइफ़ में कह लो या कोई भी चीज़ रही, एक मेरे को एक ट्रॉमा था जो परेशान कर रहा था, वो मैं ट्रांस में गया, उस ट्रांस में अंदर वो ट्रॉमा मेरे को दिखा, मान लो सपोज़ कर लो किसी को हर्ट किया हो, वापस जब आऊँगा तो मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा क्योंकि अब मेरे को वो मेमोरी याद है। यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ। या पास्ट लाइफ़। देखो नहीं, उसको बैलेंस करने के तरीके होते हैं। हम जब भी किसी को ट्रांस में लेके जाते हैं, मान लो हम भी कई बार लोगों को हमें ऐसे उनके नेगेटिव इंप्रेशन के पास लेके जाना पड़ता है। बट एज़ अ ट्रेन्ड हिप्नोटिस्ट क्या होता है, वो एक एंकर करके रखता है कि मेरी आवाज़ के साथ आप पूरी तरह से इस इमोशन से डिटैच रहोगे। आप उसे देखोगे लेकिन उसका आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वो एक एक हिप्नोटिस्ट ट्रेन्ड होता है, वो जानता है कि उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए और कैसे उसको वापस लेके आना। और कई बार यही चीज़ बोला जाता है कि वो तो जो ट्रांस के अंदर जो भी कुछ बोल रहा है वो उसकी एक अपनी इमेजिनेशन है, वो कुछ भी अपनी इमेजिनेशन करके इमेजिन कर रहा है और वो उस इमेजिनेशंस को बोल रहा है। नहीं, वो देखो इमेजिनेशन कहाँ से आती है? हिप्नो टॉक होती है, इसे हम हिप्नो टॉक कहते हैं कि सब्जेक्ट को बहुत बार हम ट्रांस में ले जाके हिप्नो टॉक कर सकते हैं। तो हिप्नो टॉक क्या होता है, जब हम सबकॉन्शियसली वो सब्जेक्ट बात कर रहा होता है, ना कि कॉन्शियसली। तो जब आपकी कॉन्शियस लेयर साइड हो जाती है तो लॉजिक, तर्क वितर्क सब बंद हो जाते हैं। तो आप हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हो। तो वो हिप्नोटिक स्टेट क्या होती है कि जहाँ पर वाइड ओपन हो जाता है आपके सारा नॉलेज अंदर जो पड़ा है। तो उस समय आप नेचुरली बोलते हो। अगेन वो कौन से स्टेट में सब्जेक्ट है, इमेजिनेशन के थ्रू बोल रहा है, इंटरनल नॉलेज के थ्रू बोल रहा है, कौन करवा रहा है, क्या करा रहा है, उन सब के ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है। अ, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं नॉर्मली, जैसे मेरे घर में भी 6 साल का बेबी है, उनके केस में क्या हम हिप्नोटिस को यूज़ करके उनको ग्रूमिंग में उनके कहीं न कहीं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? कि कई बार देखते हैं जैसे वो मोबाइल गेमिंग में बहुत ज़्यादा और इन्वॉल्व जैसे हो आपने भी जाते हैं। बताया कि 1 से लेके 7 साल तक 1 बच्चा से सब लेके चीज़ नहीं, डेवलप हो जाता है। 5th मंथ के प्रेगनेंसी 5th के। मंथ की प्रेगनेंसी से 7 इयर्स तक लेकिन वो 7 कर ईयर सकता में है। 7 ईयर में जो सर ने बात कही कि 7 ईयर में बहुत हद तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरीके से और ओके उस हो समय जाता है, पे डेवलप हो बीइंग जाता एन है। पेरेंट्स क्या एक्चुअली में स्टेप करने चाहिए, क्या चीज़ लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिससे उसके पास कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना जाए? और अगर कोई क्लिनिकली थेरेपी या आपके पास किस तरीके के सजेशंस अगर करने चाहिए, तो 7 साल की ड्यूरेशन में मैक्सिमम तो पेरेंट्स कहीं करना न चाहिए। कहीं थोड़ा तो मतलब समहाउ इस चीज़ को लेके रहते हैं, परेशान रहते हैं, बच्चा यार मोबाइल में सभी बहुत लोग टाइम परेशान स्पेंड हैं। कर रहा है, सुन नहीं रहा है मेरी बातें। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब सर का भी छोटा बेबी है, मेरा भी है, तो वी कैन टोटली वी कैन इमेजिन कर रिलेट सकते दिस। रिलेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और अगर इसमें कुछ नॉट सिर्फ हिप्नोसिस नहीं, बीइंग ए माइंड कोच आल्सो, ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो पेरेंट्स को करनी चाहिए? देखो पहली चीज़ समझो, जो आपने क्वेश्चन किया क्या कर सकते हैं, तो 7 साल की उम्र तक आप मुझे बच्चा दे दो एक छोटा, 7 साल की उम्र के पहले कुछ महीने के लिए। आपको उसे क्या बनाना है? एस्ट्रोनॉट बनाना है? क्रिकेटर बनाना है? सिंगर बनाना है? उसे क्या बनाना है? आप जो चाहे वो बना सकते हो, क्योंकि 7 साल की उम्र तक आपके पास वो प्रिविलेज है। हुँ, क्योंकि उस समय वो एक्चुअली थीटा ब्रेन वेव्स में हिप्नोटिक स्टेट में। हिप्नोटिक स्टेट क्या होती है? अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स जो हमारी ब्रेन एमिट करता है। 7 इयर्स की एज तक बच्चा थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स में रहता है। वाइड ओपन उसका माइंड। एक खाली स्लेट पे आप लिखते जा रहे हो हर चीज़, वो सब कुछ उसको जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सब कुछ उसका उसकी रियलिटी बनती जा रही है। चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उससे कोई फ़र्क नहीं होने नहीं पे पड़ता रहता है। है। हुँ। अब उस समय अब आप बोलो क्या कर सकते हैं? उस समय देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो बच्चों को डराना बंद करो। हुँ।
अब पेरेंट्स के बच्चे मानते नहीं, बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा इधर कूद रहा है, उधर कूद, बच्चों का शादी भाषा में कहते हैं, बच्चे को साले को पहाड़ चढ़ना है, इतनी एनर्जी है। अब यहाँ समझ की बहुत ज़रूरत है पेरेंटिंग की, कि बच्चे के अंदर एनर्जी है, वो क्या करेगा? वो तोड़ेगा, फोड़ेगा ही। वो ये चीज़ें उठाएगा, ये नहीं बैठ सकता। उसमें अगर गलती किसी को कहना तो गलत को परमात्मा को कहो, कुदरत को कहो, क्योंकि बच्चे ने एनर्जी दी है। उसको पेड़ के पास छोड़ो, अगर ईज़िली अवेलेबल हो पेड़ चढ़ेगा। हम आप चढ़ते हो क्या अभी? नहीं। अरे नहीं, नहीं, नहीं चढ़ना, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं, उसमें एनर्जी है। तो अब उस एनर्जी को हम चैनलाइज़ नहीं कर पाते। बच्चा बात नहीं मानता। शैतानी मत कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर। हमें पता ही नहीं, ना, 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 ना बोलकर एक बच्चा 14 साल की उम्र तक 73,000 बार ना सुनता है। और ना सुनते-सुनते उनके नेगेटिव बिलीफ बनते जाते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जैसे ही बड़ा होकर फिर वो कुछ नया करने जाता है, ना। तो हम प्रोग्राम कर देते हैं बच्चों को कुछ इस तरह से कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बिकॉज़ उसकी एनर्जी हमसे बैलेंस नहीं हो रही। तो पहली चीज़, बच्चों को ना बोलना बंद करो, ठीक है? एक राय मैं आपको देना चाहूँगा, अगर पेरेंट साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये ऐसी टिप है, लाखों करोड़ों की टिप है। अपना लो बच्चों के ऊपर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बच्चे को ये मत बोलो कि उसको क्या नहीं करना है। बच्चे को ये बोलो कि उसे क्या करना है। करना है। अब देखो, हमारे ब्रेन का एक नियम है, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में परसिस्टेंट। अब बच्चे को बोलो यहाँ नहीं जाना, इस कमरे में नहीं जाना, उसका पूरा दिमाग फ़ोकस हो जाएगा उस कमरे में है क्या? आखिर साला फिर वो बच्चा वहाँ पे जाके क्यूरियस है। क्यूरियस हो जाएगा और झाँक कर ही रहेगा जैसे-तैसे। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, बच्चों को ना बोलते हैं जिन चीज़ों को लेकर। खेलना नहीं है, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। अगर इसकी जगह वो उल्टा कहे कि बेटा तुझे पढ़ाई कर, बेटा तुझे हेल्दी फूड खा, बेटा तू ये कर, तू ये कर। जब बार-बार आप ये करोगे तो उसका ब्रेन कहाँ फ़ोर्स्ड होगा? उन चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव फ़ोकस्ड चीज़ों होगा और वो करेगा। जब आप ना बोलते हो तब उन चीज़ों पे फ़ोकस होता है जो आप नहीं करने का बोलते हो। और जहाँ हमारा फ़ोकस होता है हम एक्चुअली उसकी तरफ जाते हैं। राइट। तो पहली चीज़ तो एक तो ना बोलना बंद करो और क्या करना है बच्चों को वो बोलना शुरू करो। 1 बार नहीं, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, छठी बार उसके ब्रेन को फ़ोर्स पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये करना है। क्योंकि अभी वो इन्फेंट है, छोटा है, वो ब्रेन शेप ले रहा है। उस समय जैसा 2-4 बार हम रिपीटेडली कुछ बोलते हैं, तो इतना एडिक्ट नहीं है बड़े एडल्ट जितना, तो मान जाएगा बातों को। तो पहली चीज़ ये चीज़ करो। दूसरी चीज़, कुछ डराना बिल्कुल मत करो। अब हम क्या बच परेशान परेशान कर रहे हैं, ये अंधेरे में बाबा है देख। अब आपने तो देखो क्या कर दिया है कि आपने सोचा यार कम परेशान करेगा। पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसी बातों पर। मैं मानता हूँ अगर आप डरा रहे हो और क्योंकि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते इसलिए डरा रहे हो, तो आपको पैदा करने का भी हक नहीं था। ये सच है, सुनने में बुरा लगेगा। क्योंकि आप एक पूरी चेतना को रोक देते हो, आपको पता है फ़ियर, छोटी उम्र में उस अंधेरे से डरता है। आपको जानकर हैरानी होगी अगर उस बच्चे को अंधेरे से ना डराया जाता और रोशनी से डराया जाता, तो बड़े होते वो रोशनी से डरता, अंधेरे में सेफ फ़ील करता। अब वो फ़ियर क्या करता है, वो जैसे एक फ़ियर बैठता है, दूसरे 10 चीज़ों से भी उसके फ़ियर आना चालू हो शुरू हो जाता जाते हैं। उसके अंदर की एक आत्मा जो चेतना है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ व्हाई? भाई हमसे हैंडल नहीं हो रहा। है। इस वजह से। तो फ़ियर फैक्टर बच्चे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। होए तो जितना फ़ियर फैक्टर हो तो उसके सामने से उसको फ़ेस कराओ। उस उम्र में वो सारे फ़ियर्स को फ़ेस कर लेगा, तो चीज़ें उसके लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें जो बच्चों के मायने में आपको याद रखना है, ये हमेशा याद रखो, जो करना है वो कराओ। हुँ। जो वो जो आप कराना चाहते हो वो बोलो, जो वो ना बोलो कि जो आप नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चों को मतलब स्क्रीन का ना मतलब एक एडिक्शन जैसा हो गया, जैसे गेमिंग, हम गेमिंग की बात करें, कुछ बच्चे शुरू में जब आप नहीं रोकते उसको और या कई बार क्या करते हो और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाना बच्चा आज की डेट में खाने पे फ़ोकस ही नहीं करता। वो जब तक उसके हाथ में मोबाइल है तब तक वो खाना खा रहा है, आपने मोबाइल हटा दिया, वो खाना खाना स्टॉप कर देगा। ये प्रॉब्लम्स का क्या मतलब कैसे इसको टैकल किया जाए? देखो, ये हैबिट भी माँओं ने डाली है हुँ। कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, तो मत खिलाओ। जब भूख लगेगी वो अपने आप माँगेगा, रोएगा। हाँ, अभी बच्चे को भूख नहीं लग रही तो ठीक है। तो अब वो ऐसा माँ को लगता है भूखा रहेगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और खिला दो। लेकिन आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? मतलब उनसे वर्स्ट पेरेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकते।
और मुझे देखकर बुरा लगता है कि वो जो जनरेशन है, वो मोबाइल वाली, स्क्रीन वाली जनरेशन, सबसे पहले 10-12 साल की उम्र में उनके चश्मे लग जाएँगे, हाँ। क्योंकि आपने मोबाइल का एडिक्ट कर दिया। और आजकल बच्चों के जितने भी मैं देख सोसाइटी में बच्चे खेलते हुए देखता हूँ, आधे बच्चे मुझे चश्मों के साथ दिखते हैं। हाँ, हम इस एज में भी हमारे चश्मे नहीं हैं, नहीं है। ठीक है? वो चश्मे हो जाएँगे। दूसरे, वो बच्चे अब मोबाइल में लगा दिया, मोबाइल खेलते हैं। वो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, डम्ब बच्चे हैं जिनका खुद का वो एक्सपोज़र लाइफ़ के प्रति नहीं होगा। अब पेरेंट्स भी आज की तारीख में उस टाइप के, नो बेबी प्लीज़ डोंट प्ले देयर, दिस इज़ सो डर्टी, दिस इज़ दैट डर्टी। व्हाट द हेल इज़ दिस मैन? बच्चों को स्ट्रीट गेम्स खिलाओ। वो गिरने चाहिए, पड़ने चाहिए, मजबूत होंगे, गिरेंगे, चोट लगेगी तो ही मजबूत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। नहीं तो मैं जिन्हें कहता हूँ पिंकी टाइप से बच्चे बना देते पेरेंट्स, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ही देखना बहुत कम होगा, ये जो पूरी जनरेशन आ रही है। और वो स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रीट गेम में क्या होता था, हमने खेले तो उसमें स्ट्रगल था, फेस किया, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हुई, उससे क्या हुआ, हम लाइफ में भी चीज़ों को फेस कर सकते हैं। आप देख रहे हो अभी जेनजीज़ का एम्प्लॉइज़ की हालत ये हुई कॉर्पोरेट में कि जेनजीज़ ओवर सेंसिटिव है। हाँ। वो बॉस की ज़्यादा बात सुन ही नहीं पाते, क्विट कर पा रहे, क्विट कर दे रहे, क्यों? क्योंकि बचपन में वो एक्सपोज़र नहीं मिला इतना ज़्यादा स्ट्रीट गेम्स का। स्क्रीन पे पड़े रहे, तो स्क्रीन के पड़े रहने से क्या होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चा बन जाएगा। और पेरेंट्स चाहते भी ओवर पैम्परिंग है। नहीं, दैट इज़ वेरी, वेरी रॉन्ग। बच्चा जितना ज़्यादा स्ट्रगल देखेगा, उतना ही ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग देखो, बनेगा। एक सिंपल सी चीज़ समझो, एक हमारे घर का बच्चा, उसको हम बेस्ट न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, ठीक है? राइट। सर्दी लगेगी तो कंबल देंगे, गर्मी लगेगी तो एसी कूलर देंगे। और कोई मान लो दवा दारू चाहिए, डॉक्टर की दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन चाहिए तो सब टाइम पे देंगे। खरोच लग गई, टिटनेक्स का इंजेक्शन लगाना, सब देंगे। हमारे घर के बच्चों को कुछ हम इस तरह ग्रो करते हैं, ठीक है? दूसरा, एक फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा। अब उस बच्चे को देखो, न्यूट्रिशन लेस फूड खाता है वो, क्योंकि जिस सरकारी राशन की दुकान से वो राशन लाता है, हमें पता है उसमें कितना राशन और कितना कचरा होता है। अभी कल ही रिपोर्ट आई कि वो यूपी में कुछ ऐसा कोई जगह पे कहा कि जिसमें पानी मिला हुआ है। वो गरीब खाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं, रास्ता नहीं उनके पास। दूसरा, क्या कारण है कि मान लो सर्दी, गर्मी, बारिश वो वहीं रहता है। वही सिग्नल के ऊपर वो गाड़ियों का CO2 उसकी बॉडी में जाता है जो उसको कमज़ोर करता है। गर्मियों में उसे एसी, कूलर नहीं, पंखा नहीं मिलता। सर्दियों में कंबल नहीं मिलती। टाइम पे कुछ खरोच आ गई तो वैक्सीन नहीं मिलती। तो एक बात बताओ, ये दोनों घर के बच्चे कुछ इस तरह ग्रो हुए। राइट। अब मान लो कि हमारे घर के बच्चों को हमने कुछ इस तरह ग्रो किया, ठीक है? ये सारी फैसिलिटीज़ क्यों दी? ताकि वो फिज़िकली फिट और राइट। हेल्दी रहे। हाँ। अब इन दोनों बच्चों का मान लो इस तरह ग्रो हुए और उन दोनों बच्चों का बड़े होके फिजिकल कंपटीशन कराया जाए, हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन से घर का बच्चा जीतेगा? डेफ़िनेटली स्ट्रीट साइड वाला उतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो डेवलप उस तरीके से होता है ना। उसी तरीके से एग्जैक्टली, बिकॉज वो स्ट्रीट में खेला है, गिरा है, पड़ा है, उसे कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं मिली है, तो वो नीचे गिरा तो माँ भाग के उठाने नहीं गई, तो खुद उठा, उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बन गया, तो वो मेंटली स्ट्रांग हो गया। और वो मेंटली स्ट्रांग है इसीलिए वो फिजिकली स्ट्रांग है। अगर बच्चा मेंटली वीक हो गया तो फिजिकली कभी भी फिट नहीं हो सकता। राइट, राइट, राइट। आप देखो, ये दुनिया का बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उन्हीं लोगों की वीक है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उन्हीं की हाई है जिनको सबसे कम न्यूट्रिशन मिलते हैं। मैं तो आपकी उसी बात पे आऊँगा, शुरू में जो आपने कहा था कि 90% चीज़ें जो हैं वो माइंड से होती हैं, सिर्फ़ 10% जो है वो फिज़िकल का रोल रहता है। तो कहीं न कहीं हमें माइंड को उस तरीके से ग्रूम करना, ट्रेन्ड करना और हर चीज़ में इन्वॉल्व करना बच्चों को मैं बहुत कहता हूँ बच्चों को कुछ, अब देखो बच्चे, स्क्रीन है, टेक्नोलॉजी, अब इससे बच भी नहीं सकते हम। पढ़ाई भी ऑनलाइन होती बहुत सारी, तो रास्ता एक स्मार्ट वे, पता है क्या? ढूँढो बच्चे को किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है? छोटी उम्र में ही 4, 5, 6 साल, 7 साल की उम्र में उसको स्पोर्ट्स में ढकेल दो। वो स्क्रीन के एडिक्ट हो उससे ज़्यादा वो किसी और स्पोर्ट्स का एडिक्ट हो जाए। एक बार 2 मार्क्स कम लाएगा चलेगा, लेकिन वो जो स्क्रीन देख-देख के वो बच्चा पैदा होगा ना, बड़ा बुद्धू बुद्धू बच्चा पैदा होगा। उसको इतना सॉफ्ट मत बनने दो। स्पोर्ट्स में क्या होगा? स्पोर्ट्स खेलेगा तो फ़िटनेस आएगी। फिटनेस हाँ, आएगी, स्ट्रगल करने की, स्पोर्ट्स में सब कुछ सीखता है। तो एटलीस्ट वो उसकी हेल्थ रहेगी मेंटेन। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास हर महीने 4 से 5 डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के केस ऐसे आते हैं ऑफ़िस में प्रैक्टिस करते वक़्त, जिनकी एज ग्रुप 16 से 21 साल है।
और मैं अपने मम्मी और पापा को जब पूछता हूँ आपने 16 से 21 साल में आपको पता भी था डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी कोई चीज दिया होती होती है? है। बोले भाई हमने तो शब्द ही अभी सुने। पिछले 10-15 सालों में ज़्यादा हाँ, इन सब क्या टर्म्स का यूज़ इन होना सब हुआ। हुँ। क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? ओवर सेंसिटिव बच्चे, ओवर पैम्पर्ड बच्चे, जो आजकल माँ बाप चाहते हैं उस लाइफस्टाइल में बच्चों के लिए ऐसा रखे, पर वो खतरनाक है उन बच्चों के लिए। राइट, राइट, राइट। हुँ। और दूसरा जो आपने कहा स्क्रीन एडिक्शन, अगेन उसका सोल्यूशन एक ही है। देखो हमारा माइंड कभी भी कोई आदत छोड़ नहीं सकता, सिर्फ दूसरी आदत अपना सकता है उसके बदले में। आप उसे जितना स्क्रीन से दूर ले जाने की कोशिश करोगे, उसकी स्क्रीन के प्रति भूख और बढ़नी पड़ेगी। और लॉ ऑफ रेसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस। तो डाइवर्ट करना पड़ेगा उनके माइंड को। देखो आजकल पेरेंट्स का बड़े इशू हो गए, बच्चे स्क्रीन एडिक्ट हो गए क्योंकि पेरेंट्स खुद स्क्रीन एडिक्ट है और बच्चे जंक बहुत खाते हैं। आपको पता है कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप उनको जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा खाते चलते जाएंगे। पता है सोल्यूशन क्या है? इनकी जो आदत है वहीं रहने दो। स्क्रीन की जगह उनको कोई स्पोर्ट्स को अगर नहीं होता तो बोले स्पोर्ट्स तेरे को कंपलसरी खेलना पड़ेगा। मोबाइल इतना चाहिए, चल स्पोर्ट्स खेल इतना, ताकि स्पोर्ट्स में जो अच्छा फील करेगा तो बार-बार स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर बचपन से आप उसको ऐसे स्मार्टली आप अपनी समझ से उसे ज़बरदस्ती किसी स्पोर्ट्स में फाइंड आउट करो क्या अच्छा है, ताकि वो आदी हो जाए, हैबिट पड़ जाए उसको स्पोर्ट्स की, रोज़ की, रूटीन की। या तो वो, नहीं तो बाद में शर्त रखो, मैं मोबाइल चाहिए तो इतना स्पोर्ट्स में तेरे को जाना पड़ेगा कोई क्लास में। दूसरा अगर जंक खाता है, अगेन कहता हूँ आप जितना मना करोगे उतना खाएगा, मना करना छोड़ दो। सिंपल बोलो कि अगर तुझे जंक खाना है, तो इसके साथ-साथ तुझे ये फ्रूट्स, सैलेड्स और नट्स भी खाने पड़ेंगे। आप उसके अंदर अच्छी आदत डालो, तो धीरे-धीरे बुरी आदत अपने आप जाएगी। लेकिन अगर बुरी आदत हटाने की कोशिश की, आप समझ जाइए ज़िंदगी भर आपके बच्चे से रिश्ते खराब होते जाएँगे, क्योंकि आपके बीच में फाइट चलती रहेगी। बस आप करो, तुझे ये करना है ये कर, लेकिन साथ में ये कर, दिस इज़ अ स्मार्ट पैरेंटिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन। राइट, राइट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जिसके अंदर आप अपने अलग-अलग तरीके की हिप्नोथेरेपी सेशन करते हैं। एक में मैंने देखा आपने किसी के यहाँ पे कोई एक सिरिंज लगाई या एक में आपने दिखाया कि वो बंदा स्लीपिंग स्टेट में है, वो रिलैक्स मोड के अंदर आ गया। तो एक और मैंने आपका ये देखा था कि जिसके अंदर आपने जिसको बोला कि वो आप देख नहीं पा रहे हैं उसको, मतलब वो आपके सामने है, वो आपकी वॉइस सुन पा रहा है बट आपको देख नहीं पा रहा है। हैलुसिनेटिंग स्टेट ऑफ तो माइंड। मैं उस स्टेट के अंदर एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने आपकी स्टार्टिंग के अंदर ही बोला था मैं बहुत बड़ा डिसबिलीवर हूँ इन सब चीज़ों का और यही क्यूरियोसिटी थी क्वेश्चंस की जो आपसे पूछनी चाहिए। तो मैं उसको प्रैक्टिकली देखना चाहता हूँ आज कि ये है क्या? और मैं ख़ासकर खुद इतना अपने आप को इतना मेंटली ये सोचता हूँ कि शायद मेरे माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मैं प्रैक्टिकली देखना चाहूँगा आज वो चीज़। चलिए तो इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम हिप्नोसिस के थ्रू अपने माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंस्टेंटली कुछ भी चाहे वो फील कर सकते हो, ओके? चलिए। Ready to accept my suggestion now by leaving your conscious mind side away, then leave your hand, leave your body. 1 से 5 की काउंटिंग तक आपकी आंखें भारी होती जाएगी और क्लोज हो जाएगी। 1 इतनी भारी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप एकदम डीप डीप स्लीप में उतर जाएंगे। 5 1 2 और ज़्यादा भारी। 3 एकदम हैवी और हैवी। 4 जैसे 5 के काउंट में स्लीप बोलूँगा आप एकदम डीप स्लीप में उतर जाएंगे। एंड 5 एंड क्लोज योर आइज एंड स्लीप, डीप एंड स्लीप। और अब जैसे ही मैं आपके लेफ्ट हैंड को उठा के छोड़ूंगा आप इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। स्लीप जैसे सर के पीछे टैप करके स्लीप बोलूंगा आप इससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा डीप स्लीप में उतर जाएंगे। स्लीप स्लीप स्लीप। इस बार जैसे सर के पीछे टैप करके स्लीप बोलूंगा इमिडिएटली आपकी बॉडी एकदम रैग डॉल होती है वैसी हो जाएगी, जैसे नीचे गिर जाएगी, जैसे कपड़ा तार के नीचे गिर जाता है वैसे बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कैंडल मेल्ट हो जाती है वैसे स्लीप। आपके कंट्रोल के बॉडी बाहर होती जाएगी, एकदम बाहर होती जाएगी एंड बिल्कुल स्लीप नाउ। और अब मैं जो भी कमांड दूंगा वो कमांड आप पूरी तरह से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जो भी कमांड दूंगा वो कमांड आपके लिए रियलिटी होंगे। सो फॉर टेम्परेरी आई वांट यू आई वांट यू टू फॉलो ईच एंड एवरी सजेशन ऑफ माइंड, बिकॉज आप एक हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक अमेजिंग ऑरा चाहते हैं। तो यू आर रेडी, इफ यू आर रेडी देन नॉड योर हेड फॉर मी, कि मैं जो भी कमांड दूंगा आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। नॉड योर हेड फॉर मी। वंडरफुल, यू आर रेडी फॉर दिस। सो अब नाउ वट एवर एक देयर इज अ नंबर बिटवीन 1 to 5 to 7, 5 से 7 के बीच का एक नंबर है, नंबर 6। आई वांट यू टू टेम्परेरी फॉरगेट दैट नंबर फ्रॉम योर माइंड। Forget that number for your mind to experience a deeper hypnosis. Forget that number from your mind temporary. मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा। 3 की काउंटिंग तक
3 की काउंटिंग के बाद आप आंखें खोलेंगे और उसके बाद मैं 1 से 10 की काउंटिंग आपको पूछूंगा तो आपके लिए 1 से 10 की काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 5 से 7 का बीच का जो नंबर है जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आपको याद नहीं आएगा। जितनी याद करने की कोशिश करेंगे उतना भूलते चले जाएंगे। नोट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। वंडरफुल। On a count of 3 you will open your eyes, you will feel too much amazing. 1 2 3 eyes open wide awake. So Pranav ji, were very very deepest trance? एकदम डीप स्टेट में थे। 1 2 3 4 4 And 5 now fully gone forever. How? 7 Yes, tell me. Count. He's laughing. हाँ, 7 7 ये हो गया। 7 8 9 10 11 ये 11 fingers। no 10 11 है कि 10 है? 10 Okay, count it loudly फटाफट। Now fully gone. 1 2 3 4 5 7 8 9 And 11 11 fingers है तुम्हारी कि 10 है बचपन से? 10 है? हाँ। Okay, do you need my help? Do you want my help? yes yes Okay, I'll help you. चलो हम finish करते हैं। Let it finish. Drop your hand, relax your hand. Relax everything. Let's finish. Sleep now. Sleep very very deeply sleep now. फिर हम बाहर इनको बाहर निकल के अब 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे। 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। आपके चेहरे पे जबरदस्त स्माइल होगी और आप बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिव महसूस करेंगे। बार बार इस डीप हिप्नोसिस को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे और आपको बहुत मजा आएगा इस एक्सपीरियंस करके और जिंदगी में इसके बारे में आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। लेकिन आंखें खोलने के बाद जो 5 से 7 का जो बीच का नंबर है वो आपको याद आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो याद आ जाएगा आप अपना नाम पूरी तरीके से भूल जाएंगे और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक वो आपका नाम याद नहीं आएगा। जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना भूलते जाएंगे आप अपना नाम। 1 से 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे। नॉट योर हेड इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट। नॉट योर हेड फॉर मी। वंडरफुल। 1 2 3 eyes open wide awake. Wow, feeling good? Okay, चलिए कितनी फिंगर्स थी तुम्हारी? चले बाहर ही निकल रहे हैं सर। कितना ऐसा याद करो। फिंगर्स कितनी थी? 10 10 11 आ रही थी ना? Hmm. अब चलो काउंट करते हैं। हाँ। लाउडली 1 लाउडली 2 लाउडली 3 4 5 6 वाह 7 8 9 10 वाह वंडरफुल। सो आपका फुल नेम व्हाट वाज योर नेम? व्हाट वाज योर नेम? आपका नाम क्या था? व्हाट वाज योर नेम? लुक एट मी। हाँ प्रणव हाँ हाँ गॉन। व्हाट वाज योर नेम? इधर आओ। इधर देखो लुक एट मी एंड इधर मेरी तरफ देखो। गॉन फॉर व्हाट वाज योर नेम? आपका नाम क्या था? And look at me. The moment it will touch your thighs, look at it and fully gone. आ जाओ, चलो let's go out. What was your name? Look at me. मैं ऐड हो जाऊंगा भाई। आपका नाम क्या था? Look at me. ये मेरा हाथ दो। हाँ। छोड़ो and gone fully. Gone. What was your name? Look at me. जितना याद करोगे उतना भूलते हो। It's fully gone now. What was your name? The harder you will try, look at me. The more you will fail. The more you will fail, the harder you will try. What was your name? Chalo, I'll help you. Come out. Come out.